नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक वही यूपी HESC से रिलेटेड है और यूपी PGT वाले रिज़ल्ट तो आ ही गया उन लोग का, और जिनका रिज़ल्ट आ गया उनको कॉन्ग्रेचुलेशन। बाकी 3 दिनों से मैं वीडियो नहीं डाल पाई, 3 दिन क्या 2 दिन, आज तीसरा दिन है, उसके लिए माफ़ी चाहूँगी। लेकिन हाँ, ये है कि आपका 13 नवंबर को पेपर है, अगर तो वो कोर्स जो है कंप्लीट हो जाएगा आपका, क्योंकि यही बचा है। और बाकी जो है, अगर आप लोग कहेंगे तो मैं इसकी जो है सीरीज़ जो है चलाऊँगी, अगर आप लोग नहीं कहेंगे तो नहीं चलाऊँगी। मुझे पता तो चले कि आप लोग को पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप लोग के काम का है कि नहीं। बस ये है कि सपोर्ट करिए, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर नहीं किया है, आप तक पहुंच रहा है तो इसको देखिए, और काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। छोटा सा वीडियो होगा, ज़्यादा बड़ा मैं वैसे भी नहीं बनाती हूँ, ताकि ज़्यादा बड़ा 35 मिनट 1 घंटा, अरे भैया हमें जितना काम है हम उतना बनाएंगे कि बेफालतू की चीज़ों का बना देंगे। इसलिए फालतू इसमें कुछ भी नहीं है, जो भी है इम्पॉर्टेंट है। फिर से मैं यही कहूँगी कि स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसका लेना चाहते हैं, या फिर जो भी चीज़ें हैं उसको नोट कर लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम देगा। और योगेंद्र सिंह जी से नाम आपको याद आता होगा, आधुनिकीकरण का। आधुनिकीकरण इनका इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहा है, और पश्चिमीकरण भी। तो पश्चिमीकरण को भी इन्होंने बहुत तवज्जो दिया है। पश्चिमीकरण का क्या मतलब है कि आप कैसे वेस्टर्नाइजेशन को, यूरोपीय संस्कृति को अपनाते हैं, कैसे आप यूरोप की चीज़ों को अपनाए हैं या अपनाते हैं, ये इन्होंने बताया है। और उनके अच्छी चीज़ों को अपना रहे हैं या बुरी चीज़ों को अपना रहे हैं, ये डिपेंड करता है, लेकिन हर मायनों में नहीं अपनाया गया है। फिलहाल मैं पहले से बता दे रही हूँ, ठीक है। कहते हैं भेदभाव नहीं, भेदभाव नहीं, लड़के लड़की में भेदभाव नहीं, लेकिन ऐसा होता नहीं है, हर जगह भेदभाव है, और इसको हम ही लोगों को मिटाना है। एक लड़की को ही उसको मिटाना पड़ेगा, क्योंकि एक लड़की ही लड़की की दुश्मन है। सच्चाई ये है, लड़का नहीं दुश्मन है लड़की का, लड़की ही दुश्मन है। बाकी वो लोग उनको किस लेवल तक लेकर के जाते हैं, ये बनता है। खैर, ये सब बात छोड़ते हैं, हम आगे अपने टॉपिक पे आते हैं कि इन्होंने क्या किया। इन्होंने पद्धति शास्त्र इनका देख लेते हैं हम लोग। पहली बात तो 1932 में इनका जन्म हुआ, और काफ़ी जगह ये गए, और इन्होंने अपनी काफ़ी जगह छाप छोड़ी। दक्षिण एशिया में इनका इम्पॉर्टेंट रोल रहा, इन्होंने उसी में जा कर के अध्ययन किया है। संस्कृति परिवर्तन के बारे में इन्होंने बताया, संस्कृतिकरण नहीं, संस्कृति परिवर्तन, इस चीज़ को आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। फिर इसके बाद आती है बात, इनका ना तो प्रकारवादी था, ना ही यथार्थवादी था। तो ये थे क्या, ये संरचनात्मक प्रकार्यात्मक थे, और संरचनात्मक ऐतिहासिक इन्होंने चीज़ें करी हैं। इनकी कुछ रचनाएं इंपॉर्टेंट देख लेते हैं, जो काफ़ी बार पूछी जाती हैं। अभी कुछ का मैं ये जो सामने लिखी है वो बताऊँगी, लेकिन इसके कुछ के अंदर का बताएंगे। जैसे इमेज ऑफ मैन का बताऊँगी, ठीक है, इंडियन सोसाइटी का, सोशियोलॉजी का बताऊँगी। सबसे पहले मॉडर्नाइजेशन ऑफ ट्रेडिशन, ये काफ़ी बार पूछा गया। इसे ऑन मॉडर्नाइजेशन, ये भी काफ़ी बार पूछा गया। आप लोग देख रहे हैं ना, मॉडर्नाइजेशन का कितना आधुनिकीकरण पूछा गया है, कितना इनका इम्पॉर्टेंट है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन फॉर सोशल चेंज, सोशियोलॉजी ऑफ नॉन वायलेंस पीस। अब बात आती है कि इन्होंने किस किस चीज़ पे अध्ययन किया, क्या क्या इनका मेन टास्क फोर्स रहे, टास्क एरिया रहे इनके। संस्करण, संस्करण का मतलब आप समझ रहे होंगे, हायरार्की, किसी चीज़ को ऊपर से ले जाना या नीचे ले जाना, ऊपर से नीचे तक की, नीचे से ऊपर तक की चीज़ों का, ठीक है। फिर परिवर्तन पे, सामाजिक परिवर्तन पे इन्होंने काम किया, आधुनिकीकरण पे काम किया, और भारतीय समाजशास्त्र के बारे में इन्होंने बताया एक्चुअल में वो कैसा है। तो सबसे पहले हम आते हैं, तो एक इनकी रचना है, उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं, जो कि इम्पॉर्टेंट है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जाति व्यवस्था एवं उसका स्तरीकरण। इन्होंने बताया कि जाति व्यवस्था संस्थागत गैर बराबरी होती है उसमें, ठीक है, कि आप ऊंचे हैं, ऊंची जाति के हैं तो ये कर रहे हैं, नीची जाति के हैं तो ये कर रहे हैं। फिर इन्होंने वर्गवादी विस्तारण किया। फिर उन्होंने सामाजिक संस्करण के बारे में बताया कि वर्ग स्तरीकरण इसका मेन इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। भारत में सामाजिक स्तरीकरण और परिवर्तन, जो कि सोशल स्ट्रैटिफिकेशन इन चेंज इंडिया, इनकी इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं, ये आप लोग लिख भी लीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद आता है सामाजिक परिवर्तन के बारे में उन्होंने बताया कि लघु परंपराएं, दीर्घ परंपराएं, सब चीज़ें चलती रहती हैं, और इसमें द्वंद्वात्मक परिस्थिति रही है। इन्होंने इसके लिए अभूतपूर्व योगदान दिया है, जो कि द्वंद्वात्मक परिस्थिति उत्पन्न हुई, इसको इन्होंने हटाने के लिए अभूतपूर्व योगदान दिया है। फिर इसी के साथ साथ इन्होंने भारतीय समाज में विचारधाराओं पे जोर दिया है, समन्वयात्मक उपागम पे इन्होंने जोर दिया है, संस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण, लघु और दीर्घ परंपराएं, विविध परंपराएं, सांस्कृतिक प्रदर्शन, विविध परंपराएं, ये सारी चीज़ें इनके इम्पॉर्टेंट मेन रोल रहे हैं, जो भी इन्होंने करा है। अब भारत में आधुनिकीकरण इन्होंने बताया है कि ये विचारधारात्मक अवधारणा है, या आप जो मन से सोचते हैं उस तरह का काम करती है। फिर उसके बाद इन्होंने एक रचना इनकी आती है इंडियन सोशियोलॉजी, उसमें इन्होंने बताया है
नई दिल्ली में इनका ये लेख प्रकाशित हुआ था विश्व सम्मेलन में। सोचिए कितनी गर्व की बात है। इमेज ऑफ मैन में ये बताते हैं कि समाजशास्त्र मानव के इर्द गिर्द जो है केंद्रित रहता है, उसी से छवि तैयार होती है, उसी के थ्रू परिवर्तन होते हैं। इन्होंने चर्च और पादरी से स्वतंत्र दुनियादारी वाला युग बताया है। तो ये सब चीज़ें हमको याद रखनी होंगी। क्या ऊपर ऊपर का है, ज़्यादा आपको करना नहीं पड़ेगा। और फिर उसके बाद ये बताते हैं कि आइडियोलॉजी एंड इन थ्योरी इन इंडियन सोशोलॉजी। आइडियोलॉजी 2004 में इनकी प्रकाशित हुई थी। इस चीज़ को याद रखिएगा आप लोग। आइडियोलॉजी का क्या मतलब हुआ, आपकी विचारधारा कैसी है, ठीक है। 2004 में प्रकाशित हुई थी। तो विचारधारा के बारे में बात करेंगे तो दार्शनिक सिद्धांत दिया इन्होंने, सांस्कृतिक सिद्धांत दिया, संरचनात्मक दिया, ऐतिहासिक दिया। तो इन्होंने काफ़ी सिद्धांत दिए। फिर उसके बाद कल्चर चेंज इन इंडिया इनकी बुक है, उसमें इन्होंने बताया है कुछ मेन विषय हैं इनके अध्याय के अनुसार इन्होंने जो बांटे हैं। तो उसमें इन्होंने देखिए राष्ट्र का निर्माण, सांस्कृतिक मांग, आर्थिक विकास में नेतृत्व, तो ये सारी चीज़ें इन्होंने बताई हैं। फिर उसके बाद इनका पहचान का मुद्दा आता है कि आप एथनिसिटी से कैसे पहचान करते हैं, क्या करते हैं। तो इनके बहुत सारे काम हैं और बहुत ही फेमस है। पहली चीज़ तो अर्थशास्त्र तथा समाजशास्त्र से ये रिलेट करते रहे हैं। तो जितना भी ये मैंने बताया, आप लोगों ने जितना सुना, इसको बार बार सुनिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा, आपके बहुत काम आएगा। इतना ही बस इतना कर लेंगे बहुत है। ज़रूरी नहीं है कि आप इनकी तो खैर बुक आती है, पूरी बुक लेके पढ़ लीजिए, आपको मन कर रहा है तो। बाकी इतना सब जो हमको एग्ज़ाम देना है उसके लिए सफिशिएंट है वो पढ़ना है, हमको फालतू चीज़ें नहीं पढ़नी, ठीक है। तो इसको सपोर्ट करिए, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।